मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज वनादि विशेष में बात करेंगे टाइगर्स को लेकर। भारत में बाघों की संख्या 4000 के करीब पहुंचने वाली है। मध्य प्रदेश में भी जल्द ही बाघ 1000 से ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन बाघों की इस लगातार बढ़ती संख्या के साथ साथ उनके आवास के लिए चिंता करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। बांधवगढ़, कान्हा, डॉक्टर विष्णु वाकड़कर, सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाघ दिख रहे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ 160 से 178 बाघ हैं। इनमें से करीब 100 बाघ कोर क्षेत्र में रह रहे हैं। एक मादा बाघ अधिकतम 20 और न्यूनतम 15 बाघ वर्ग किलोमीटर दायरे में टेरिटरी बनाने की क्षमता रखती है। एक नर बाघ न्यूनतम 50 अधिकतम 100 वर्ग किलोमीटर तक टेरिटरी बना सकता है। बांधवगढ़ के कोर क्षेत्र में पाए जाने वाले 100 में से हर बाघ के लिए कम से कम 20 वर्ग किलोमीटर टेरिटरी को भी आधार बनाए तो 100 बाघों के लिए 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल चाहिए है। किंतु बांधवगढ़ के पास 716.903 वर्ग किलोमीटर ही है। कमोबेश ऐसी ही हालत कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, डॉक्टर विष्णु वाकड़कर और पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में है। भोपाल जैसे शहर के आसपास रातापानी सेंचुरी और उससे लगे हुए जंगल में 96 की करीब बाघ हैं, जिनके लिए हर एक बाघ पर 5 वर्ग किलोमीटर जगह की उपलब्ध है। सभी टाइगर रिजर्व में जंगल कम है, टाइगर ज्यादा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 13 साल पहले एक भी बाघ नहीं था। अब इनकी संख्या बढ़कर 78 हो चुकी है। इनको 1550 वर्ग किलोमीटर जंगल चाहिए, लेकिन रिजर्व वन क्षेत्र का कोर एरिया केवल 576.13 वर्ग किलोमीटर है। ऐसी हालत में हमें जंगलों का दायरा बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मौजूदा जंगल हैं उन्हें संरक्षित करना पड़ेगा और जो खाली पड़ी जगह है वहां पर जंगल लगाना होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत में बाघों के संरक्षण की बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और इनमें भी मध्य प्रदेश बाघ संरक्षण में सारी दुनिया में मिसाल कायम करके सर्वोच्च स्थान पाया है। मध्य प्रदेश दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर बाघों की संख्या 700 से अधिक है और जल्द ही ये संख्या 1000 के करीब पहुंच सकती है। लेकिन बाघों की इस लगातार बढ़ती संख्या के साथ साथ उनके आवास के लिए चिंता करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बाघ को अपने निवास स्थान के लिए 50 से 60 वर्ग किलोमीटर जंगल की आवश्यकता होती है। इस इलाके में बाघ 2 बाघिन के साथ एडजस्ट करके रह सकता है। मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण जंगलों में स्थान अब कम पड़ने लगा है और बाघ 5 से 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने को मजबूर है। भोपाल जैसे शहर के आसपास रातापानी सेंचुरी और इससे लगे हुए जंगल में 96 के करीब बाघ हैं, जिनके लिए हर एक बाघ पर 5 वर्ग किलोमीटर जगह ही उपलब्ध है। ये अच्छी बात है कि भोपाल के आसपास रहने वाले बाघों ने अनुकूलन कर लिया है। बाघों में टेरिटरी फाइट के मामले भी कम है और इंसान तथा बाघ के बीच संघर्ष के मामले भी कम ही देखने में आते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट कितना लंबा चलेगा कहना मुश्किल है। यदि संख्या इससे अधिक बढ़ती है तो फिर बाघों को शिफ्ट करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन शिफ्ट करने के लिए भी मध्य प्रदेश में ज्यादा स्कोप नहीं है। मध्य प्रदेश की लगभग सभी टाइगर रिजर्व में जंगल कम है, टाइगर ज्यादा। पन्ना टाइगर रिजर्व में 13 साल पहले तक एक भी बाघ नहीं था। अब इनकी संख्या बढ़कर 78 हो चुकी है। इनको 1550 वर्ग किलोमीटर जंगल चाहिए, लेकिन रिजर्व वन क्षेत्र का कोर एरिया केवल 576.13 वर्ग किलोमीटर है। पूरे देश में यही हाल है। बांधवगढ़ से लेकर कान्हा, किसली तक बाघ अधिक है, जंगल कम। अब वन विभाग टाइगर रिजर्व में बफर एरिया में भी टाइगर के लिए सुविधाएं विकसित कर रहा है। शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ाना, निगरानी बढ़ाना, आबादी और वन सीमा के बीच फेंसिंग करना, हाथियों की संख्या बढ़ाना, रिजर्व से लगे गांव में जागरूकता पैदा करना, जान माल के नुकसान कम करना, मवेशियों की मौत कम करना, ये सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन ये अस्थायी है। ऐसे हालात में हमें जंगलों का दायरा बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मौजूदा जंगल है उन्हें संरक्षित करना पड़ेगा और जो खाली पड़ी जगह है वहाँ पर जंगल डेवलप करना होगा। इसके अलावा जंगली क्षेत्र में शहरीकरण के विस्तार को रोकना होगा। संरक्षित क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ाना होगा ताकि जंगल का सबसे खूबसूरत और राजसी प्राणी बाघ निर्विघ्न विचरण कर सके।
तो बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उनको चाहिए टेरिटरी, क्योंकि जगह पड़ रही है कम। अब ऐसे में बाघों का संरक्षण और उनके सामने आने वाले खतरों को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आज इसी विषय पर बातचीत हम करने वाले हैं और चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अजय सिंह डवास जी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड IAFS हैं। अजय जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय दुबे जुड़ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक विश्वकर्मा संवाददाता उमरिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय मालवीय नर्मदापुरम से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले दीपक, मैं आपका रुख करूंगी। उमरिया की अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास की बात करें, बफर जोन के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां का माहौल कैसा है? क्या ग्रामीणों को खतरा बाघों से बना हुआ है? और देखिए, हमेशा से हमने देखा है कि जब इस तरह की खबरें आती है ग्रामीणों में बहुत ज्यादा दहशत फैल जाती है। ऐसे में वहां की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा बांधवगढ़ का जो जंगल है, बांधवगढ़ में जो जानवर हैं उनसे लगा हुआ, जंगल से लगा हुआ, रिजर्व फॉरेस्ट से लगा हुआ कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे पंचायत है जो कि आए दिन जानवरों से उनके मुठभेड़ होते रहते हैं, संघर्ष होते रहते हैं। हाल में ही अभी नजदीक में ही जो गांव लगा हुआ है वहां पे अभी जानवर टाइगर का हमला वहां पे इंसान के ऊपर किया गया था। अगर हम बात करें कोर जोन की, तो कोर जोन में लगभग कई गुना ज्यादा इस समय बढ़ोतरी है बाघों की, और उनका एरिया जो है आए दिन अब छोटा पड़ता जा रहा। BTR की टीम भी लगातार उन ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के उन ग्रामीणों को समझाइश देती है कि आप जंगलों में ज्यादा ना जाएं, और कोई गांव जो है जो काफी अंदर में, जहां पे मूवमेंट लगातार जानवरों की बनी रहती है, उस गांव को भी BTR के अधिकारियों द्वारा वहां से उन्हें स्थानांतरण कराया जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ संजय भी लगातार नर्मदापुरम से बने हुए, एक प्रतिक्रिया संजय से भी लेंगे। संजय, अगर हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के आसपास की बात करें तो वहां पर किस तरह का माहौल है? क्योंकि देखिए, जैसे कि दीपक ने भी अभी बताया कि बफर जोन की भी अगर हम बात कर ले, कोर जोन की भी बात कर ले, तो ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ग्रामीणों को भी बढ़ जाता है और फिर बाघों के लिए भी खतरा बना रहता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है, कई बार बाघों की मौत तक हो जाती है ग्रामीणों के हमले से। ऐसे में वहां पर क्या स्थिति है? जी इसका मैं बता दूं कि यहाँ पर जो STR का जो क्षेत्र है उसके आसपास जो है वो आवासीय क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है। कई गांव यहाँ पर लगे हुए हैं। STR के आसपास जो है वो एक देनवा नदी है। देनवा नदी जो है वो पूरे सभी जो गांव हैं, लगभग 10 गांव यहाँ पर ऐसे हैं जो कि पूरा STR के जंगल से लगे हुए हैं। कई बार पुनर्वास भी विभाग के द्वारा यहाँ से गाँवों को करा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा अभी बना हुआ है, क्योंकि बाघ जो है वो जंगल से होकर के ग्रामीण क्षेत्र में घुसते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, जो लोग हैं जो जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं या मछली मारने जाते हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है। और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि एक जो चौकीदार था, STR का जो चौकीदार था, उसके ऊपर एक बाघ के द्वारा हमला किया गया था और उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती गया था। दूसरी तरफ हम अगर बात करें बाघों की, तो बाघों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो एरिया है बाघों के लिए, वो एरिया है जो कम पड़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले 2 बाघों की आपस में भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक बाघ की मौत हो गई थी, और STR के द्वारा इस तरह की लापरवाही भी की जा रही है और बाघों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो जब STR में किसी अधिकारी से जब इस दिशा में बात की जाती है तो वो आपसी संघर्ष को लेकर बाघ की मौत हुई है इतना कह करके वो पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल संजय, और एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीणों की जब हम बात करते हैं, हालांकि उन्हें जागरूक लगातार किया जाता है, अलर्ट रहने के लिए लगातार कहा जाता है, लेकिन जब बाघों के संरक्षण की बात आती है तो क्या ग्रामीणों का सहयोग इसमें मिलता है या फिर उनका सिर्फ संघर्ष बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके द्वारा बाघों को मतलब उनका सहयोग पूरा मिलता है। जैसे गांव में कई बार घुस जाते हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान जानवर को ग्रामीणों द्वारा नहीं पहुंचाया जाता है, लेकिन ग्रामीणों में एक तरह से ये दहशत फैली रहती है कि हमारे क्षेत्र में बाघ आ गया है। उस ओर प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को जो है वो बाघों के लिए एक एरिया और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बाघों का मूवमेंट हो और ग्रामीणों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। जी
बिल्कुल संजय, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ दो मेहमान भी बने हुए हैं। आज़ाद सिंह जवाज जी हमारे साथ बड़े हुए हैं। आज़ाद जी, मैं पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी, रिटायर्ड आईएफएस हैं। सर, अभी आप सुन भी रहे थे कि किस तरह से टेरिटरी को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अगर जगह कम पड़ रही है तो कई जगह बाघों को संघर्ष करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो ग्रामीणों को इससे नुकसान होता है। ऐसे में आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब जगह कम पड़ रही है, हमें ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ रही है, फिर या तो ग्रामीणों पर हमला हो रहा है या फिर बाघों की मौत हो रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जो मौजूदा स्ट्रेटेजीज हैं, क्या वो दीर्घकालिक रूप से पर्याप्त है सर? आजाद जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। और चलिए, शायद कोई तकनीकी समस्या है, आजाद जी की बात नहीं, आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। अजय दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। अजय जी, मैं सीधा आप ही का रुख करूंगी। मध्य प्रदेश के जंगलों में टाइगर डेंसिटी अब कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये ओवर कैपेसिटी होती जा रही है, क्योंकि बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जगह कम पड़ रही है? आपका अनुभव क्या कहता है? नमस्कार ऋषिका। मध्य प्रदेश में इस जो लास्ट में गणना हुई थी 2022 में 785 टाइगर्स बताए थे। तो हमारी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के जो 9 टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें अभी संभावना और टाइगर्स की है। उदाहरण के लिए अभी दीपक विश्वकर्मा जी उमरिया से बांधवगढ़ का बता रहे थे, तो केवल एक टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ ही है जहां पर ओवर कैपेसिटी हो रही है। वहां के टाइगर्स सड़कों पे और जो बांधवगढ़ के अलावा टेरिटोरियल फॉरेस्ट उमरिया का वहां दिख रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा बड़े दृष्टिकोण से समझना होगा कि बांधवगढ़ जो है वो पूरा लैंडस्केप झारखंड तक गया हुआ है। बांधवगढ़ से जुड़ा हुआ टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ के घासीदास, बीच में संजय नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, संजय बांधवगढ़, उसके बाद पलामू झारखंड, और ये लंबा कॉरिडोर जो 2000 किलोमीटर का है। तो निश्चित तौर पर टाइगर्स का इतिहास है कि वहां मूवमेंट होती थी, लेकिन बांधवगढ़ में संख्या बढ़ी है, वो चिंता का विषय है। लेकिन पन्ना में जो टाइगर रिजर्व है वहां पर अभी जो टाइगर्स की संख्या 78 बताई गई, अभी वहां पे 100 के करीब टाइगर्स रह सकते हैं। वहां का कोर एरिया और जंगल अच्छा है। इसके अलावा नौरादेही टाइगर रिजर्व जो बना है, वो पहले सेंचुरी जो दुर्गावती थी वो करीब नौरादेही सेंचुरी 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और दुर्गावती भी उसमें मिल गई है। तो वो कोर एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन वहां अतिक्रमण की समस्या, विस्थापन नहीं हो रहा, तो उसको बढ़ावा देके हम वहां टाइगर्स शिफ्ट कर सकते हैं। वहां केवल अभी 20 या 22 टाइगर्स हैं। इसके अलावा यदि हम सतपुड़ा आते हैं तो अभी संजय जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जब भी कोई लड़ाई, मतलब टाइगर की मौत होती है तो वो इंटरनल फाइट कहते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि सतपुड़ा में एरिया बहुत बड़ा है। अभी वहां के टाइगर रिजर्व में कम से कम 100 से अधिक टाइगर रह सकते हैं। बात तो लगातार संपर्क में रहता हूं, तो एरिया कम नहीं है। इसके अलावा ओंकारेश्वर नेशनल पार्क का 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अभी नोटिफिकेशन के लिए लंबित है। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, वो नोटिफिकेशन होगा, वहां पर महाराष्ट्र से टाइगर्स आते हैं, तो वो एरिया भी उपलब्ध है। नौरादेही उपलब्ध है। अभी माधव नेशनल पार्क छोटा है, नया बना है, वहां भी टाइगर्स रह सकते हैं 15-20। इसके अलावा जो रातापानी है, इसमें भी टाइगर्स अभी आराम से रह सकते हैं। इलाके हैं, लेकिन मुख्य जरूरत है उनका भोजन, शाकाहारी जीवों का संरक्षण, जमीन में से अतिक्रमण न हो, और तीसरा विस्थापन हो। जो कोर एरिया में ग्रामीण हैं उनको बेहतर सुविधा देके पैकेज के साथ रोजगार दीजिए और उनको बाहर ले जाइए। इंसान और बाघ के संघर्ष का प्रबंधन यदि वन विभाग ईमानदारी से करे तो हमारे यहाँ अभी 1000 टाइगर के लिए इलाका उपलब्ध है। सर, अब जो आप बता रहे हैं वन विभाग को लेकर या फिर स्थानीय प्रशासन को लेकर, तो क्या ये कहा जाए कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन में ठीक तरह से समन्वय नहीं बैठा जा रहा है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं?
ऋषिका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देता हूं अनाजी टीवी पे कि ये जो टाइगर रिजर्व जो गठित हुआ वो नेशनल पार्क और सेंचुरी के मिला के गठित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश के अधिकतर नेशनल पार्कों का अंतिम नोटिफिकेशन कलेक्टरों के द्वारा प्रस्तावित होता है, वो नहीं हुआ है। आज भी विस्थापन की प्रक्रिया लंबित है। इनकी सारे जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, उनकी अंतिम सीमा बाउंड्री निर्धारित नहीं है। इसके कारण कानूनी विवाद हो रहा है। मैं संजय जी को कहूंगा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का वहां पे अंतिम नोटिफिकेशन नहीं हुआ, पन्ना का नहीं हुआ, तो ये एक चिंता का विषय है। कलेक्टर, जिला प्रशासन और वन विभाग में समन्वय की कमी है। हमारे यहाँ वोट बैंक की राजनीति के कारण विस्थापन धीमा होता है। वोट बैंक के लिए जनप्रतिनिधि बाघों के संरक्षण में बहुत मुखरता से आवाज नहीं उठाते हैं, जबकि टाइगर जहां भी है, टाइगर रिजर्व, वो लोगों को रोजगार देता है टूरिज्म के माध्यम से, होटल, पेट्रोल, मतलब हर तरह से जो वनांचल इलाके हैं उनमें आर्थिक प्रगति का प्रतीक है टाइगर। इस पर जनप्रतिनिधियों को बोलना पड़ेगा और शासन को इसमें ईमानदारी से निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा अजय जी आपने, क्योंकि देखिए जब हम समन्वय की बात कर रहे हैं या फिर बैलेंसिंग करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि अगर दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में बैलेंस बना रहेगा, समन्वय रहेगा, तो ठीक तरह से चीजें हो पाएंगी। और जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स अभी फेस की जा रही हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो बाघ हो, फिर उनमें बहुत ज्यादा हद तक कमी आ सकती है। मैं आपके पास अजय जी वापस लौटती हूँ। हमारे साथ आजाद सिंह जी वापस जुड़ गए हैं, रिटायर्ड IAFS है। आजाद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आजाद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद तकनीकी समस्या है आजाद जी तक। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। अब इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, शायद आजाद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजय जी ने जो कहा था मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगी। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए नर्मदापुरम से। आप संजय, आप अभी सुन रहे थे जो अजय जी ने कहा, साफ तौर पर यह कहा कि सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है अतिक्रमण को लेकर, विस्थापन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। और जिस बात का जिक्र आपने किया था कि लापरवाही सबसे ज्यादा जो सामने आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही अगर बीच में नहीं है तो फिर टाइगर की शिफ्टिंग को लेकर भी बातचीत नहीं हो पा रही है। जो ग्रामीणों पर हमले हो रहे हैं वो भी नहीं रोके जा रहे हैं, और जो एरिया मिलना चाहिए एक टाइगर को वो भी ठीक वजह से नहीं मिल पा रहा है। अतिक्रमण को लेकर क्या स्थिति है सतपुड़ा के आसपास? जी, जिसका मैं बता दूं कि अजय दुबे जी ने जो अभी बहुत अच्छी बात की है कि ये एक जो समस्या है ये SPR के आसपास के क्षेत्रों में और खासकर नर्मदापुरम शहर में जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को हमेशा मिली है। विस्थापित गांव, जो अभी कुछ गांवों को विस्थापन किए गए थे SPR कोर एरिया के आजू बाजू के जो लोगों को दूसरी जगह विस्थापन किया गया था, जैसे केसला सुक्तवा के आसपास जो लोगों को बसाया गया था, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा जो सरकार के द्वारा कहा गया था, प्रशासन के द्वारा जो सुविधा देने की बात की गई थी वो सुविधा उनको नहीं दी गई है। दूसरी तरफ हम बात करें तो अब जो क्षेत्र है, जो SPR के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र जो बसा हुआ है, वो उन लोगों को सुविधा ना देने के कारण जो दूसरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो विस्थापन नहीं चाहते हैं। उनका कहना यह है कि प्रशासन जब हमारे द्वारा जो विस्थापित गांवों को किया गया है, प्रशासन के द्वारा जो विस्थापन किए गए हैं, उनको जब सुविधा नहीं मिली है और हमें भी सुविधा जो प्रशासन ने बोला गया था वो हमें नहीं दी जा रही, तो वो गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और वन विभाग को तालमेल बिठाल करके इस योजना को बना करके और विस्थापित कर लोगों को व्यवस्था देने का कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए, जिससे कि बाघों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, उनको कोर एरिया के क्षेत्र के आसपास जो है बाघों को लंबा अपने रहने के लिए जगह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। बिल्कुल संजय, अब चलिए, अब आप आजाद जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। आजाद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, बांधवगढ़ की अगर हम बात करें तो जैसे कि अजय जी ने कहा था कि बांधवगढ़ एक ऐसा है जहां पर एक ओवर कैपेसिटी हो गई है और वहां पर बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और वहां पर जगह बढ़ाने की जरूरत है, या फिर ये कहा जाए कि जहां पर टाइगर्स कम हैं तो वहां पर शिफ्टिंग की जा सकती है और उससे वातावरण जो है वो अनुकूल हो जाएगा। ऐसे में अगर अतिक्रमण की मैं बात करूं, विस्थापन की बात करूं, तो उमरिया के आसपास क्या स्थिति है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास क्या स्थिति है? ग्रामीणों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, BTR के आसपास के जो तकरीबन दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पे रात तो छोड़िए, वहां पे दिन में वहां पे बाघों के दीदार वहां पे हो जाते हैं।
और इस वक्त मैं अभी उमरिया मुख्यालय में ही खड़ा हूँ। यहाँ पे हाल ही में अभी परसों या शायद कल की बात है, जो कि बाघ शहर में विचरण कर रहा था, क्योंकि बीटीआर से लगा हुआ क्षेत्र है। कई बार देखा ये भी गया है कि वो शहरी क्षेत्रों में आकर के रास्ते या रोड में बैठ जाते हैं, और इनके बैठने की वजह से आवागमन एकदम बाधित हो जाता है। लोग इधर से ना उधर से नहीं जा पाते हैं। अगर ध्यान दिया जाए, बीटीआर प्रबंधक अगर ध्यान देता है तो इसे ध्यान देना चाहिए कि आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उन्हें स्थानांतरण किया जाए, उन्हें कोई उचित जगह दी जाए, ताकि जो बढ़ते हुए बाघ की जो संख्या जो जिले में इधर से उधर अन्य जिलों में भी विचरण करते रहते हैं, वो विचरण ना हो और वो ठीक है अपने दीपक, इन सब पर ध्यान एक देने की बेहतर ज्यादा जरूरत है। प्रशासन को इस और ध्यान देना होगा। अजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब अजय जी, जैसा कि आपने बताया था कि देखिए कोऑर्डिनेशन को लेकर ही सबसे बड़ा जो सवाल है वो अब उठ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अब ये बन गई है कई जगह से जो घटनाएं सामने आ रही है उसके बाद। ऐसे में अगर मैं आपको बात करूं तो अभी तुरंत में लागू करने की सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? जंगल विस्तार की है सर, नए रिजर्व की है, या फिर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है अभी? देखिए, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नेशनल पार्क की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ दिन पहले। तो वहां पे 600 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, और वहां पे हम काफी संख्या में टाइगर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक ओंकारेश्वर नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया जाए। दूसरा, हम लोग को ये देखना है कि रातापानी में बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे शाकाहारी जीवों की कमी है, प्रे बेस की कमी है, यहाँ भी टाइगर हम शिफ्ट कर सकते हैं। हम माधव में कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। तो सर, जो शिफ्टिंग की आप बात कर रहे हैं, अगर शिफ्टिंग की जाती है, टाइगर्स को शिफ्ट किया जाता है, तो फिर उनके लिए एनवायरनमेंट कितना अनुकूल होता है? देखिए, उनके लिए मुख्य तौर पर सुरक्षा और प्रे बेस, उनका भोजन उपलब्ध हो, पानी उपलब्ध हो और सुरक्षा हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले ही ऋषिका एक इंटरस्टेट गैंग पकड़ाई थी जिसने टाइगर्स का शिकार किया था, माधव में किया और रणथंभौर में किया। शिकारियों की समस्या गंभीर है, इसको रोकना होगा, क्योंकि बढ़ता हुआ टाइगर का जो ग्राफ है वो शिकारियों को, अंतर्राष्ट्रीय शिकारियों को आकर्षित करता है। उस पर रोक लगानी होगी। दूसरा, वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स आप फील्ड में लाइए। आप अभी देखिए कि सतपुड़ा में कुछ दिन पहले टाइगर ने इंसानों पे संघर्ष किया। इन्होंने जो टाइगर पकड़ा और जो वन विहार शिफ्ट किया, उसके एंडोस्कोपी के लिए उसके पेट में कोई भी मानव अंग नहीं पाया गया। तो ये लोग ये भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि हम जिस टाइगर को शिफ्ट कर रहे हैं क्या वो उसने इंसान को मारा है। तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स की जरूरत है जो वन्य प्राणियों के प्रबंधन को बेहतर कर सकें। और कलेक्टर्स भी जिले में जो पदस्थ किए जाते हैं जहां भी टाइगर रिजर्व से, वहां पर वो लोग कोऑर्डिनेशन करें, वहां के विधायक, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी जो लापरवाही है वो प्रशासन की ओर से ही की जा रही है, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगी, यानी कि आप यहाँ पर जो देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये कहना तो पड़ेगा कि मध्य प्रदेश ने जो सफलता हासिल की है बाघ संरक्षण को लेकर, वो देश नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। लेकिन ये सफलता अब एक जिम्मेदारी बन गई है जिसे निभाना होगा, और हर किसी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय भी होनी चाहिए। ऐसे में जरूरत इस चीज की है कि अब टाइगरों की संख्या पर ही ध्यान न दिया जाए बल्कि क्वालिटी ऑफ हैबिटेट पर भी ध्यान दिया जाए। ऋषिका, हैबिटेट की क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। लेकिन आज हम जब इतिहास देखते हैं तो एक दौर था कि 19वीं सदी की स्टार्टिंग में भारत में 1 लाख टाइगर्स थे। तो मध्य प्रदेश तो टाइगरों का पुराना घर है। अब जो टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है वो क्षतिपूर्ति जो हो रही है धीरे धीरे, सुरक्षा है, आप मीडिया की ये जागरूकता है कि सरकार जागृत हो रही है और निर्णय सही ले रही है। तो निश्चित तौर पर क्वालिटी हैबिटेट लाने पड़ेंगे और वन्य प्राणी प्रबंधन के अनुभवी अफसर फील्ड पे लाने पड़ेंगे। बिल्कुल अजय जी, हमारे साथ आजाद जी वापस जुड़ गए। एक बार उनसे पूछ लेते हैं। आजाद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, मेरे पास बहुत देर से आ रही है, लेकिन आप मौका नहीं दे रही। नहीं आजाद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, शायद कोई तकनीकी समस्या थी। सर, आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, जो समस्याएं अभी प्रेजेंट में आ रही है बाघ संरक्षण को लेकर, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब जो एरिया है, जो वर्ग फीट बाघों को मिलना चाहिए, उसमें कमी आ गई और इसी वजह से ग्रामीणों पर हमले बढ़ रहे हैं और बाघ संरक्षण को लेकर जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। सर, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या वाकई जो मौजूदा स्ट्रेटेजीज हैं वो पर्याप्त नहीं है मध्य प्रदेश के पास अब बाघों के संरक्षण को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में 1 लाख वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। इसमें से 10% जो फॉरेस्ट एरिया है वो प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें आपके ये टाइगर रिजर्व,
नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज आती, जो मैं इतनी देर से सुन रहा हूं। जी लास्ट आजाद जी, आपकी आवाज फिर हम तक नहीं प्रदेश पहुंच का पा रही है। 1 लाख इतना में ठीक आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। अगर 1 लाख वर्ग किलोमीटर में जो जंगल क्षेत्र है, अगर उसमें अच्छा जंगल हो तो किसी ट्रांसलोकेशन, किसी शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास वो आपने जो ये टाइगर्स को कुत्ते बिल्ली की तरह जो नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व और सेंचुरीज में सीमित कर रखा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे जंगल अगर अच्छे हों बाहर, अनफॉर्चुनेटली जो बाहर का जंगल है 90,000 वर्ग किलोमीटर का, वो सब बर्बाद हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, उसका हैबिटेट खराब हो चुका है, उसमें ना ढंग के वाटर होल हैं, ना प्रे बेस है, ना जंगल है। पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है सर? यहाँ पर भी प्रशासनिक लापरवाही सबसे ज्यादा देखी जा रही है। प्रशासनिक लापरवाही है। सबसे पहले नीतियां। अभी जिस बात हो रही थी राता पानी की, आप जो कह रहे थे कि प्रदेश भोपाल के पास 96 टाइगर्स हैं, जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 16 साल तक राता पानी को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं होने दिया, सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर। ये ऐसी पॉलिसीज बनती हैं यहाँ। आप देखिए, जो टाइगर रिजर्व में अभी होशंगाबाद में आपके एक प्रतिनिधि बता रहे थे, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात हो रही थी। मैं जब 2004 से 6 में वर्किंग प्लान अफसर था होशंगाबाद में, उस समय देनवा नदी के किनारे एक कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने लॉज बना दिया, एक रिसोर्ट बना दिया, और उसकी देखा देखी वहां पूरा देनवा के किनारे कम से कम 500 लॉज आ गए। उन्हें जमीनें खरीदी हुई हैं और बन रहे हैं। और जंगल क्षेत्र देनवा का, अगर उसको हमारा की बाउंड्रीज को ठीक से डिमार्केट करें तो उसी में आता है। आपके प्रतिनिधि अभी बात कर रहे थे विस्थापन की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जो विस्थापन हुआ है वो सही नहीं हुआ है। वो विस्थापन होना चाहिए था रेवेन्यू क्षेत्र में। कलेक्टर ने रेवेन्यू की जमीन उपलब्ध नहीं कराई, या वन अधिकारियों ने, तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर ने उतने प्रयास नहीं किए और अच्छे जंगल को काट के वहां विस्थापन कर दिया। जब जंगल से हटा के जंगल में ही आप स्थानीय ग्रामीणों को, खासतौर से आदिवासियों को बसाएंगे, उनको वैकल्पिक रोजगार मिलेगा ही नहीं, फिर से अपने कंदमूल के लिए जंगल जाएंगे तो कन्फ्लिक्ट भी होगा और अटैक भी होगा। बिल्कुल आजाद जी, बड़े कम शब्दों में आपने अपनी बात रख दी और समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो स्ट्रेटजीज हैं, जो रणनीतियां हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर अब साबित हो रही हैं और इसी वजह से ये जो समस्या है वो सामने आ रही है। आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश ने बाघ संरक्षण में बड़ी सफलता हासिल की है और देश दुनिया के लिए ये एक प्रेरणा है, लेकिन ये सफलता अब बन गई है जिम्मेदारी, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ रही है और जो एरिया को लेकर बात आ रही है, एक तो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है। तो ये सब लापरवाहियां सामने ना आए, जिसकी वजह से बाघों का संरक्षण बेहतर ढंग से हो सके। और जो एरिया की कमी को लेकर बात की जा रही है, अब ये कहा जा रहा है कि एरिया तो हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है, इस वजह से दिक्कत सामने आ रही है। ऐसे में जो स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना होगा और इस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।